राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। योगी सरकार की पहल पर निशुल्क सरकारी बोर्डिंग स्कूल सरीखे अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ाई शुरू करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करने का मौका मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री 23 सितंबर को वाराणसी से प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर स्थापित अटल आवासीय विद्यालयों का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। भारतीय सेना ने कहा कि सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में 3 आतंकवादियों को मारकर नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी राहुल नवीन को शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति निवर्तमान निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने के बाद की गई है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही उन्होंने जनता दल सेक्युलर के साथ संभावित गठबंधन को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी समझौते की राजनीति का सहारा ले रही है। 4 वर्ष बाद हो रहे दिल्ली में विवि छात्र संघ के चुनाव प्रचार से कैंपस हुआ गुलजार। जीत के लिए एबीवीपी और एनएसयूआई ने लगाया पूरा जोर। दूसरे चुनाव के लिए छात्र संघों ने घोषित किया अध्यक्ष पद के उम्मीदवार। किसान का बेटा और महत्वाकांक्षी संपादक भी मैदान में। सनातन धर्म शाश्वत कर्तव्यों का एक समूह। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा फ्री स्पीच का मतलब हेट स्पीच नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के झंझारपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि बिहार में जनता अराजकता और माफिया राज से त्रस्त है। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस का आतंक देखने को मिल रहा है। इस वर्ष निपाह वायरस ने केरल में 2 लोगों की जान ले ली, वहीं 4 लोग इस घातक वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कैंसिल हुई भोपाल में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली। सीएम शिवराज ने किया तंज, कहा विपक्षी डरे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के झंझारपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने अपने संबोधन में बिहार की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि 2014 और 2019 में आपने नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा व्यक्त करते हुए कहा कि 2014 में बिहार में 39 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 40 सीटों पर एनडीए और बीजेपी जीतेगी। वहीं उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता और पीएम मोदी के नेतृत्व में G20 समिट के सफल होने का जिक्र करते हुए कहा कि हर भारतवासी को गर्व है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में G20 समिट के होने से गरीबों, युवाओं, किसानों के लिए अनेक अवसर खुले हैं। मैं बिहार की जनता का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2014 में 40% वोट 31 सीटों के साथ आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इसलिए बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। 2019 में भी 53% वोट और 39 सीटें देकर मोदी जी को फिर से आपने प्रधानमंत्री बनाया। झंझारपुर की जनता जिस उत्साह के साथ मोदी जी के समर्थन में यहाँ आई है, मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 में बिहार में 39 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 40 की 40 सीट एनडीए और बीजेपी जीतने जा रही है। माताओं, भाइयों, बहनों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने कई ऐसे काम किए कि मैं गिनवाने जाऊं तो एक पूरी भागवत सप्ताह बिठा दे फिर भी समाप्त न हो। मगर मुझे मन से बताना झंझारपुर वालों, जब हमारा चंद्रयान चंद्र पर उतरा, आपका मन आनंद से भर गया था या नहीं भर गया था? और G20 में जब हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया भर के अनेक राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हथौड़ा लेकर अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करता है तो हर हिंदुस्तानी की छाती गज गज फूल जाती है। ये G20 ने
देश के गरीब, युवा, किसान सबके लिए अनेक मौके खोलने का काम किया है। जो डिक्लेरेशन हुआ है वो भारत के आर्थिक विकास का नक्शा खींचने वाला है। दुनिया के सारे देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए लालायित है, उत्साहित है और मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा करते हैं कि भारत आने वाले दिनों में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। और मधुबनी पेंटिंग की ये धरती को मैं बताना चाहता हूँ, बिहार की धरती को बताना चाहता हूँ। G20 में मधुबनी पेंटिंग और नालंदा विश्वविद्यालय का विशिष्ट दान नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया। हमने 2014 से 22 तक राजमार्गों के लिए 72,000 करोड़ रुपया दिया। बिहार में पुल 8,000 करोड़ की लागत से 7 पुल अभी बन रहे हैं। 12,400 करोड़ की लागत से 4 पुलों का DPR बन रहा है। गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु, कोसी नदी पर 4 लेन पुल का निर्माण 1,500 करोड़ से कर रहे हैं। बिहार को 2 वंदे भारत ट्रेन दी, पटना रांची और पटना हावड़ा जल्द ही शुरू की जाएगी और 3 वंदे मेट्रो ट्रेन चलाए जाएंगे, जमालपुर से मालदा, भागलपुर से हावड़ा और भागलपुर से देवघर। और अमृत भारत योजना के तहत 2584 करोड़ की लागत से बिहार के 49 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। मुझे बताओ, आप सभी लोग झंझारपुर वालों बताओ, फिर से आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? बिहार में भी भाजपा सरकार बनाओगे? 40 की 40 सीट कमल निशान की जिताओगे? तो मेरे साथ बोलो सीता मैया की। लखनऊ में डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 2 में भारत बनाम मोरक्को की ड्रॉ सेरेमनी आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि डेविस कप लॉन टेनिस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। सीएम योगी के अनुसार पिछले 9 सालों में खेल का महत्व बढ़ा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया खेलो व फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से खेलों की गतिविधियों को आगे बढ़ाने और पूरे देश में खेल का एक बेहतरीन माहौल बना है। उत्तर प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतरीन प्रयास भी प्रारंभ हुए हैं। हम सब जानते हैं कि डेविस कप लॉन टेनिस की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। जब उत्तर प्रदेश खेल विभाग को इस बात की जानकारी मिली तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इसके लिए खेल विभाग ने पहले से ही अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और उत्तर प्रदेश टेनिस एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश खेल विभाग के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के जो कार्यक्रम किए हैं उसकी झलक कल और परसों हम सब महसूस करेंगे। मित्रों, पिछले 9 वर्षों के अंदर देश के अंदर खेल का एक माहौल बना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलो के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का रहा हो या फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, इन सभी ने पूरे देश के अंदर एक खेल का बेहतरीन माहौल दिया है। खेल केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही भारत की परंपरा इस बात पर विश्वास करती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जीवन के जो भी साधन होते हैं वो एक स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं और स्वस्थ शरीर के लिए खेल कूद की प्रतियोगिताएं, एक स्वस्थ शरीर से ही ये सब कार्यक्रम आगे बढ़ सकते हैं और खेलकूद उसका एक अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ही प्रेरणा से पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने इन सभी कार्यक्रमों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। आज उसी का परिणाम है प्रदेश के अंदर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतरीन प्रयास प्रारंभ हुए हैं। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाला एक अग्रणी राज्यों में से आज गिना जाता है। और अगर हम खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रदेश ने हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान बनाने, हर ग्राम पंचायत में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को तो तेजी के साथ आगे बढ़ाया ही है। सभी जनपदों में खेल के स्टेडियम हो, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम हो, ग्राम पंचायत के द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि को गाँव में ओपन जिम के निर्माण में प्राथमिकता के आधार पर हम धनराशि का आवंटन कर सकें, उसकी प्राथमिकता की सूची में देने का कार्य किया। आज इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में आज के दिन पे 83 स्टेडियम
12 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 67 बहुउद्देशीय हॉल, 38 तरणताल, 15 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 3 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, 16 छात्रावास भवन, 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 42 अत्याधुनिक जिम, 19 डॉर्मेट्री, 2 जूडो हॉल, 11 कुश्ती हॉल, 6 शूटिंग रेंज, 2 इंडोर वॉलीबॉल हॉल, 12 वेट लिफ्टिंग हॉल और 15 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण अब तक प्रदेश के अंदर संपन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के निर्माण के कार्यक्रम को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर विभिन्न खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह मानदेय पर प्रशिक्षण हेतु रखने की कार्रवाई को भी आगे किया है। इस संबंध में प्रदेश ने एकलव्य क्रीड़ा कोष से भी 142 खिलाड़ियों को हम लोग वर्तमान में आर्थिक सहायता कर रहे हैं। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय खेलों, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, विश्व कप, चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें हम जानते हैं श्री ललित उपाध्याय को डीएसपी के रूप में, विजय कुमार यादव और सुश्री दिव्या काकरान को नायब तहसीलदार के पद पर भी प्रदेश सरकार ने नियुक्ति पत्र जारी करते हुए अब तक शासकीय और सार्वजनिक उपक्रमों में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों की नियुक्ति के लिए 2% क्षेत्रीय आरक्षण की व्यवस्था भी प्रदेश सरकार ने की है, जिसके माध्यम से हम अब तक 500 खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश शासन की सेवाओं में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस बल में उनके समायोजन करने में हमें मदद मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी के क्षेत्र में हुए काम को देखकर दिल्ली की जनता ने 3 बार भारी बहुमत से दिल्ली में आपकी सरकार बनाई। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से अपील की और कहा कि आप भी एक मौका दें और छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनाएं। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को 10 गारंटी भी दी, जिसमें बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं को रोजगार प्रमुख रही। दोस्तों, पहले दिल्ली के लोग बहुत दुखी थे। दोनों पार्टियों को हटा के दिल्ली के लोगों ने एक नई पार्टी को मौका दिया, आम आदमी पार्टी को। हमने इतना अच्छा काम करा, इतना अच्छा काम करा, लोगों के स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, बच्चों के रोजगार का इंतजाम करा, बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करा, बिजली फ्री कर दी। 3 बार लोगों ने जम के बहुमत दिया हमको, 3 बार, तीसरी बार सरकार बन गई हम लोगों के फिर पंजाब में लोगों ने इतना भारी बहुमत दिया, पंजाब के लोगों को पता चला अरे दिल्ली के लोग तो बड़े खुशहाल हैं, दिल्ली के लोग तो बड़े सुखी हैं, हम भी देंगे इनको मौका। पंजाब के लोगों ने मौका दिया। अभी मैं 3 दिन पंजाब का दौरा करके आ रहा हूँ। पंजाब के लोग भी बहुत खुश हैं, वहां भी स्कूल बनने लग गए, अस्पताल बनने लग गए, लोगों का इलाज मुफ्त होने लग गया, पंजाब में बिजली मुफ्त हो गई। छत्तीसगढ़ वालों, आप भी एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो। इन दोनों पार्टियों को भूल जाओगे, मैं कह रहा हूँ। एक मौका दे दो, अगले 50 साल तक आप इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं दोगे, मेरा चैलेंज है। मैं आज आपको केजरीवाल की गारंटी देके जा रहा हूँ, आज आपको गारंटी देके जा रहा हूं। पहले दिल्ली में भी 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। पंजाब में 1.5 साल पहले सरकार बनी है, उसके पहले 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है, पंजाब में 24 घंटे बिजली मिलती है। एक मौका दे दो, 2 साल के अंदर आपकी 24 घंटे बिजली कर दूंगा पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर। दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी। एक मौका दे दो, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर आपकी बिजली मुफ्त कर दूंगा। आपके 30 अक्टूबर तक के सारे पुराने बिजली के बिल माफ कर देंगे और आगे आपके बिजली मुफ्त कर देंगे। दूसरी गारंटी, शिक्षा की गारंटी। आपके बच्चे, मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पे कितने लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाथ खड़े करें। जैसी शिक्षा मैंने अपने बच्चों को दी है, ऐसे शानदार सरकारी स्कूल बना दूंगा। दिल्ली में सारे सरकारी स्कूल बदल दिए, पंजाब में सिलसिला शुरू हो गया। पहला सरकारी स्कूल अभी शानदार बनाया है, दिल्ली पंजाब के भी सारे स्कूल ठीक कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सारे सरकारी स्कूल इतने शानदार बना देंगे, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कराएंगे। और जितने कच्चे टीचर हैं, सारे कच्चे टीचरों को पक्का करेंगे।
अभी अभी भगवंत मान साहब ने 12,500 कच्चे टीचरों को पक्का किया है पंजाब के अंदर पिछले हफ्ते। आपको स्वास्थ्य की गारंटी देके जा रहा हूं। दोस्तों, आपके परिवार के अंदर अगर कोई भी बीमार होगा, चाहे कितनी छोटी बीमारी हो चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, उसकी जिम्मेदारी मेरी। सबका इलाज मुफ्त कराऊंगा, सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, सारा ऑपरेशन मुफ्त। दिल्ली में 550 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, पंजाब में 650 मोहल्ला क्लिनिक शुरू हो गए, छत्तीसगढ़ के गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। आपके अपने बीमार आदमी को आपको खाट पे दूर लेके जाना नहीं पड़ेगा, आपके गांव में एक मोहल्ला क्लिनिक, गांव क्लिनिक खोलेंगे, गांव क्लिनिक। उसमें आपकी सारी दवाइयां फ्री होगी, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री। और अगर बड़ी बीमारी हो जाए, आपके जितने सरकारी अस्पताल हैं, सारे सरकारी अस्पताल शानदार बनाएंगे, प्राइवेट से अच्छे बनाएंगे, उसमें सारा इलाज मुफ्त होगा। चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो, 30 लाख 40 लाख रुपए का भी ऑपरेशन है, वो भी आपका फ्री में होएगा, चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, एक एक पैसा छत्तीसगढ़ का जो ये लूट के ले गए हैं, इनसे सारा पैसा वापस लेंगे और एक एक पैसा छत्तीसगढ़ के लोगों के विकास के ऊपर खर्च होगा। आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी नौकरी का इंतजाम करेंगे। और जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक 3,000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा हर बेरोजगार। 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपए महीना उनके खर्चे के लिए दिया जाएगा। दिल्ली में हम सबको तीर्थ यात्रा कराते हैं, छत्तीसगढ़ के भी सारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराऊंगा मैं। आज आप इतनी भारी संख्या में आए, इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, एक मौका देके देखो आम आदमी पार्टी को, आप सारी पार्टियों को भूल जाएंगे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रविंद्र भवन सभागार भोपाल में विभिन्न विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्रों का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 925 चिकित्सा अधिकारियों एवं विभिन्न विभागों के चयनित अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना दी। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आपके जीवन में आज नई शुरुआत हो रही है। आज एक साथ 925 डॉक्टर्स अस्पतालों को मिले हैं। ये अपने आप में स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत क्रांतिकारी कदम है। हर एक विभाग का अपना महत्व है। प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको शुभकामनाएं। आपके जीवन में भी आज नई शुरुआत हो रही है और विशेषकर हमारे परिवार लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 925 डॉक्टर्स, ये अपने आप में स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत क्रांतिकारी कदम है। एक साथ 925 डॉक्टर अब इलाज के लिए अपने अपने अस्पतालों में, चिकित्सालयों में यहाँ से प्रस्थान करेंगे। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग में भी हमारे नियुक्तियां हो रही है, ऊर्जा विभाग में भी हो रही है, पशुपालन और डेयरी विभाग में भी हो रही है, क्योंकि आप हैं जो चिकित्सा के पूरे परिदृश्य को भी बदलेंगे। हर एक विभाग का अपना महत्व है। अगर स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से देखें तो हमारे यहाँ कहा गया पहला सुख निरोगी काया। अपने यहाँ उपनिषदों में भी ऋषियों ने कहा शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। शरीर स्वस्थ है तो आप दुनिया में हर काम कर सके, हमेशा स्वस्थ रहे, ये बहुत अच्छी बात। लेकिन कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी कोविड जैसी महामारियां, कभी और गंभीर बीमारियां जीवन में आती ही है। बीमार हो जाए तो इलाज चाहिए, और इलाज के लिए कितने बड़े भवन बना दो आप अस्पताल, लेकिन आत्मा तो है डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ। इसलिए आपका काम केवल नौकरी नहीं है, ये केवल प्रोफेशन नहीं है, ये जनता की जिंदगी बचाने का अभियान है, लोगों को स्वस्थ रखने का अभियान है। और इसलिए आपका दर्जा सचमुच में बहुत अलग है। उसने मैंने कोशिश भी की, डॉक्टर्स का जो हमारा कैडर था कई दिनों से उनकी कुछ जस्टिफाइड मांगे थी, पिछले दिनों ही हमने उनको पूरी की, इसलिए कि आप निश्चिंत रह के जनता की बेहतर सेवा कर सके। मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और आपसे अपील भी करता हूं। अब आपकी ड्यूटी है कि आप जहां हैं वहां के अस्पताल का संचालन कैसे ठीक हो और रोगी आए तो स्वस्थ होके कैसे जाए। एक तो होता है दवाइयों से ठीक, लेकिन कई लोग कहते हैं आधे तो व्यवहार से ही ठीक हो जाते हैं। ये डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, बोले ही ऐसे कि आधी बीमारी में से दूर हो गई। सचमुच में ये स्नेह में भी बड़ी ताकत होती है।
स्नेह, प्रेम, आत्मीयता का रसायन ऐसा होता है जो आधा अपने आप ठीक कर देता है। तो आप अपनी विशेषज्ञता का तो लाभ उठाएंगे ही, स्नेह और प्रेम की वर्षा करके भी पेशेंट्स को यह विश्वास दिलाएंगे कि नहीं तू ठीक हो रहा है, चिंता काहे को करता है। इसलिए मित्रों, आपसे अपेक्षा है, आपकी चिंता मैं करूंगा, ये मेरा वादा। जनता की चिंता आप करो। मैं सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना काम करो। देखो, दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक ये कि मैं जब इस सेवा में आया हूं तो पूरी जी जान से जो ड्यूटी मेरी, इलाज करना है तो इलाज करूंगा, कृषि का उत्पादन बढ़ाना तो उसमें लगूंगा, बिजली उत्पादित करना तो उसमें लगूंगा, पशुओं की सुरक्षा करने तो उसमें लगूंगा। दूध एक बड़ा व्यवसाय है, आज भी जरूरत भी है। एक भाव तो ये होता है। दूसरा भाव ये होता है कि अब तो पक्की हो गई जिंदगी भर की, अब काहे की चिंता। लेकिन मित्रों, जीवन अर्थपूर्ण होना चाहिए। देखो, अपना जीवन किसी के काम ना आए तो काहे का जीवन बताओ। अपने लिए जिए तो क्या दिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। जिंदगी आनंद बन जाती है। खाद्य प्रसंस्करण इकाई धारकों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विशेष चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारे किसान का उत्पाद सही दाम पर बिके, ये केवल खाद्य प्रसंस्करण इकाई धारकों के माध्यम से हुआ है। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग के उद्योग में अन्य किसी उद्योग के मुकाबले ज्यादा रोजगार मिलता है। सीएम ने कहा कि वर्ष 2022 में फूड प्रोसेसिंग का उद्योग 22 लाख करोड़ रुपए का था। वहीं सीएम ने अनुमान लगाते हुए कहा कि अगले 3 वर्षों के बाद ये उद्योग 35 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। हरियाणा प्रदेश के मेरे बहुत ही कर्मठ उद्यमियों और विशेषकर हमारे वो लघु उद्यमी जो फूड प्रोसेसिंग के काम में लगे हैं। आप लोग अपना उद्योग जो चलाते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एक विशेषता ये है कि आप खास करके जो खाद्य पदार्थ जितने भी हमारे रॉ मटेरियल के नाते से उत्पाद होते हैं, वो सब कृषि से जुड़े हुए हैं। और कृषि, जो कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिए कृषि प्रधान प्रदेश में हमारे किसान का जो उत्पाद है वो आसानी से बिके, उसको ठीक दाम उसको मिल जाए। तो ये बहुत बड़ा विशेष काम है कि जो आपके उद्योग के माध्यम से उनको लाभ हो रहा है। खाद्य ये जो संस्करण की जितनी भी परियोजनाएं हैं, जितने भी हमारे फूड प्रोसेसिंग के उद्योग हैं, इसमें रोजगार भी तुलनात्मक, मैं समझता हूं अन्य किसी उद्योग की अपेक्षा सबसे ज्यादा रोजगार इसमें मिलता है। तीसरा, आपके उद्योग के साथ बहुत से और उद्योग भी निकलते हैं, सहायक इकाइयां उनकी जरूरत होती है, जैसे पैकिंग मटेरियल है, जैसे कुछ न कुछ फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री में कोल्ड स्टोरेज होते हैं। जो फसल जल्दी खराब होने वाली होती है उसको स्टोरेज करके ही बचाया जा सकता है। तो फूड स्टोरेज के माध्यम से आप उन चीजों को वर्ष भर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे यही एक उद्योग है जिसका बहुत अधिक लोगों को लाभ हो रहा है और ये उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में आज पूरे देश में हो रहा है। जहां तक मेरे पास जानकारी है कि वर्ष 2022 में फूड प्रोसेसिंग का उद्योग 22 लाख करोड़ रुपए का था और अनुमान है कि 3 वर्ष के बाद ये बढ़ करके 35 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा, ऐसा हमको जानकारी है। हरियाणा की अगर बात करूं तो हरियाणा में 28,000 यूनिट्स इस प्रकार के लगे हुए हैं जो फूड प्रोसेसिंग का ये काम करते हैं। हमने सरकार के नाते से बहुत से लाभ इस उद्योग को दिए हैं। कई प्रकार की नीतियां हमने बनाई हैं, बहुत सी हमने योजनाएं बनाई हैं। 4 जून 2018 को हरियाणा कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 ये हमने अधिसूचित की थी, जिसमें कृषि व्यवसाय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अति अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमने विकसित किया था। पहला उसका प्रमुख बुनियादी जो पहलू था वो था कि फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना, उनका विस्तार और विविधीकरण, इस सब के लिए सब्सिडी की व्यवस्था की थी। इसी प्रकार दूसरी जो योजना हमने बनाई, उस योजना में बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज ये भी हमने की और इसके अंदर पूंजी निवेश की सब्सिडी ये दी जाती है। हरियाणा में ऐसे उद्योगों के लिए हमने 4 अलग अलग क्षेत्र तय किए हैं, 4 तरह के ब्लॉक, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी, ऐसे 4 श्रेणियों में इन ब्लॉक्स को बांटा। सब में अलग अलग दरों के हिसाब से हमने सब्सिडी का ये प्रावधान किया। मैं कहना चाहूंगा, ये बताना भी चाहूंगा कि हमारे जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं ये एमएसएमई श्रेणी के अंदर आते हैं। तो एमएसएमई श्रेणी के बहुत से लाभ ये हम देते हैं, इसका लाभ हमको सबको उठाना चाहिए।
सीएनडी वेस्ट की समस्या को लेकर दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय, सदन के नेता मुकेश गोयल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि नगर निगम में 5 बड़े सीएनडी प्लांट पूरी दिल्ली में हैं और ये पांचों प्लांट प्रतिदिन 5500 टन सीएनडी वेस्ट को रिसाइकिल करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सीएनडी वेस्ट एक बड़ी समस्या है। गली मोहल्ले, पार्क, हर जगह मलबा देखने को मिलता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए एनसीडी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके अंतर्गत दिल्ली के 12 जोन में 158 जगह निर्धारित की गई हैं, जहां सीएनडी वेस्ट को डिस्पोज किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूं कि नगर निगम के अभी कुल मिला के 5 बड़े बड़े सीएनडी प्लांट्स हैं पूरी दिल्ली में। और पहला है बक्करवाला प्लांट और उसकी जो कैपेसिटी है वो 1000 टन है पर डे के हिसाब से। फिर है रानीखेड़ा प्लांट, उसकी कैपेसिटी लगभग 1500 टन पर डे है। और उसके बाद शास्त्री पार्क में है, उसकी कैपेसिटी है 1000 टन वेस्ट सीएनडी वेस्ट पर डे। फिर बुराड़ी में है जो सबसे बड़ा हमारा सीएनडी वेस्ट प्लांट है और लगभग 7 एकड़ में ये बुराड़ी वाला प्लांट बना हुआ है, जिसकी कैपेसिटी 2000 टन पर डे है। उसके बाद हमारा एक प्लांट है ओखला में, उसकी कैपेसिटी भी 1000 टन पर डे के हिसाब से है। और अगर हम पांचों प्लांट्स की बात करें तो टोटल 5500 टन जो हमारा सीएनडी वेस्ट है पर डे के हिसाब से इन पांचों प्लांट्स की कैपेसिटी है। और अब पर मंथ की बात करें तो 1.5 लाख लगभग 1.5 लाख टन वेस्ट पर मंथ जो है सीएनडी प्लांट का, ये जो हमारे प्लांट्स हैं उस वेस्ट को रिसाइकिल करते हैं। और साथ ही पूरे साल की बात करें तो 18 लाख टन पर ईयर ये पांचों प्लांट हमारा सीएनडी वेस्ट को रिसाइकिल करता है। अब सबसे बड़ी बात जो हमारी दिल्ली में है, सबसे बड़ी समस्या जो दिल्ली में है वो है सीएनडी वेस्ट को लेके। अब एक आम प्रैक्टिस ही बन गई है। आप दिल्ली में देखेंगे हमारा एक मिक्स्ड वेस्ट होता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एक सीएनडी वेस्ट होता है और एक आरडीएफ वेस्ट होता है। आरडीएफ होता है प्लास्टिक वेस्ट और सीएनडी वेस्ट है वो है हमारा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट यानी कि मलबा। अब एक आम प्रैक्टिस है जहाँ आप देखेंगे गली में, सड़क में, पार्क के किनारे में, पार्क के अंदर, जहाँ जिसको जगह मिल जाती है, वो एक जनरल पब्लिक हो, कॉन्ट्रैक्टर हो या बिल्डर हो, जगह जगह मलबा आपको देखने को मिलता है। अब इस समस्या से निजात पाने के लिए अब नगर निगम ने बहुत ही एक अहम स्टेप उठाया है। उसके अंतर्गत हमने एक 158 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है और पूरे दिल्ली के 12 जोन में। और वो पॉइंट्स जो हमने आइडेंटिफाई किया है उन सभी पॉइंट्स पर जो सीएनडी वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। मतलब अब किसी को भी मलबा सड़क पे फेंकना नहीं है। और इन पॉइंट्स में जाकर जनरली ये जो पॉइंट्स होंगे पूरी दिल्ली में, जो हमारा 158 पॉइंट्स में से 75% पॉइंट्स ऐसे हैं, यानी कि लगभग 125 पॉइंट्स ऐसे हैं जो उनके लोकल एरिया में ही आप देखेंगे जो हमारा एमसीडी का जेई मेंटेनेंस स्टोर होता है उसी के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही ये पॉइंट्स को हम बनाएंगे। सपोज अगर किसी विधानसभा में 4 वार्ड हैं तो वहाँ पर जो जेई मेंटेनेंस स्टोर है, अगर किसी बिल्डर को, पब्लिक को या कॉन्ट्रैक्टर को अगर ये मलबा फेंकना है तो उस पॉइंट्स में जाके डिस्पोज ऑफ करना होगा, जो राउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटे और 7 दिन आप वहाँ जाकर मलबा वहाँ डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, ताकि आप सड़क के किनारे मलबा फेंकने की ज़रूरत नहीं है, किसी पार्क के किनारे या पार्क के अंदर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे में कभी भी जाकर उन पॉइंट्स में जाके मलबे को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। और सबसे बड़ी समस्या जब हम सीएनडी वेस्ट की करते हैं वो है जब सीएनडी वेस्ट मलबे को ट्रक में लोड और अनलोड करते हैं तो उसमें से जो डस्ट निकलती है, पोल्यूशन लेवल जो है ना बढ़े, तो इसके लिए उन पॉइंट्स पे 20 से 25 फीट लंबी शीट्स लगाई जाएंगी। और कुछ पॉइंट्स हमने शुरू भी कर दिए। अगर कोई मिट्टी या डस्ट उड़ती है तो वो बाहर तक ना आ पाए और वहीं तक सीमित रहे। और इसमें से जितने भी हमारे 50% पॉइंट्स हैं वहाँ पर वाटर स्प्रिंकलर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा कि जब भी लोड और अनलोड करें तो पहले उस मलबे पे पानी का छिड़काव हो और डस्ट कम से कम उड़े या ना के बराबर उड़े, जिससे जो डस्ट लेवल है एनवायरनमेंट में ना बढ़े और जो हमारे पोल्यूशन लेवल है वो ना बढ़े। हमने जो इस कदम को इसलिए उठाया है ताकि हम
दिल्ली को मलबा मुक्त, एक जो सड़कों में दिखता है मलबा मुक्त एक शहर बना सके। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।